नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। नेशनल वार मेमोरियल से सैनिक स्कूल पहुंची विजय मशाल। आने वाली पीढ़ी को 1971 के इंडो पाक युद्ध में भारत की जीत की गाथा से परिचित कराना है उद्देश्य। कांग्रेस का भाजपा भगाओ भारत बचाओ हुंकार रैली में गरजे कांग्रेसी नेता। महिलाएं निभाएंगी विकास कार्यों में सशक्त भागीदारी। महिला समूह कराएंगे तालाबों का जीर्णोद्धार। खबरें अब विस्तार से। सैनिक स्कूल पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल। बिंद की शान व देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में एक सैनिक स्कूल रीवा में भारत की पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ तथा बांग्लादेश की स्थापना के अवसर पर सैनिक स्कूल रीवा में स्वर्णिम विजय वर्ष व विद्यालय के वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि 1971 के युद्ध में भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान को परास्त कर विजय पताका लहराई थी। आपको बता दें कि नेशनल वार मेमोरियल में 16 दिसंबर को 4 ज्योतियां प्रधानमंत्री द्वारा जलाई गई थी, जो देश की चारों दिशाओं में भेजी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य 1971 के इंडो पाक युद्ध की वीर गाथा को देश की नई पीढ़ी से परिचित कराना है। हम आपको बता दें कि 4 एवं 5 अक्टूबर को स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह का आयोजन सैनिक स्कूल रीवा में किया गया, जहां लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जीओसी हेडक्वार्टर मध्य भारत एरिया के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि 1971 के युद्ध में पूरा छात्रों का योगदान, जिसमें सैनिक स्कूल रीवा के पूरा छात्र लेफ्टिनेंट मोहिंदर पाल सिंह चौधरी का योगदान विशेष है। उन्होंने युद्ध के दौरान दिए गए मिशन को पूरा किया तथा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार विद्यालय के भूतपूर्व आर्ट मास्टर RS बाउनी को उनके द्वारा 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के आत्मसमर्पण पर बनाए गए स्कल्पचर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। विगत सायंकाल 6 बजे जैक राइफल रेजिमेंट सेंटर जबलपुर से स्वर्णिम विजय मशाल सैनिक स्कूल रीवा पहुंची। कर्नल राजेश बेंदा द्वारा प्राप्त कर मानेकशॉ सभागार में स्थापित किया गया। इसके बाद स्कूल कैडेट्स ने उपस्थित अतिथिजनों को अतिथि सत्कार किया और उन्हें संबोधित किया। तत्पश्चात ब्रिगेडियर R शर्मा, कमांडेंट जैक राइफल जबलपुर व ब्रिगेडियर AP सिंह, पूरा छात्र सैनिक स्कूल रीवा ने उपस्थित कैडेट्स को रक्षा सेवा में जाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर जैक राइफल रेजिमेंट सेंटर जबलपुर ने म्यूजिकल इवनिंग प्रेजेंटेशन दी और इसी के साथ राष्ट्रगान कर 2 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिवस का समापन किया गया। आपको बता दें कि स्वर्णिम विजय दिवस के दूसरे दिन के आयोजनों में मुख्य रूप से सिम्फनी शो, मिलिट्री बैंड शो, हथियार प्रदर्शन, नवनिर्मित पेरेंट वेटिंग हॉल का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही वार्षिकोत्सव के अवसर पर पद अलंकरण पुरस्कार वितरण भी आयोजित किए गए, जबकि प्रातः 10 बजे 2 दिवसीय आयोजन के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल S मोहन द्वारा विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। प्रस्तुत है एक झलकी सहित लेफ्टिनेंट जनरल S मोहन द्वारा प्रेस वार्ता के अंश। स्कूल में जो स्वर्णिम विजय वर्ष ज्योति, जो इसकी 4 ज्योतियाँ देश के हर कोने में भेजे गए पिछले साल 16 दिसंबर को, उसमें से जो एक ज्योति आज रीवा में आई हुई है। 1971 इंडो पाक वॉर का जो हमारा शानदार विजय हुआ था देश का, उसके 50 साल पूरे होने पर ये सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। इन सेलिब्रेशंस की मेन मुद्दा ये है कि देश के कोने कोने में जो नौजवान हैं, काफ़ी लोग उनमें से जो 1971 के बाद इस दुनिया में आए होंगे, उन सबको इस विजय के बारे में बताना है, किस तरीके से लड़ाई लड़ा गया था और किस तरीके से हमने ये
विजय को प्राप्त किया, उसको हर नागरिक को उसके बारे में जानकारी देना है। अवेयरनेस ऑफ 1971 विक्ट्री, उसको बढ़ाने के लिए ये सेलिब्रेशंस किया जा रहा है। और सैनिक स्कूल में आने का स्पेशल उद्देश्य यहाँ पर है हमारे बडिंग सोल्जर्स, बडिंग सिटीजन्स ऑफ द कंट्री जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्कूल में एजुकेशन पा रहे हैं, उनको अगर हम इस ज्योति को यहाँ ले आने से उनको कोई प्रेरणा हम दे सके, दैट विल बी अ गुड थिंग। दैट्स व्हाई इट इज़ इन द सैनिक स्कूल टुडे। एंड मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज जब ज्योति आई इधर रीवा में और हम एक रीत लेइंग करने गए थे, जैसे ही इस मेमोरियल में जो हमने रीत ले किया, रीवा के ऊपर जो बादल पूरे गरज पड़े और बारिश हुई थी, जो इसको मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी ओमेन है। और दूसरा मुद्दा सैनिक स्कूल रीवा में आने का ये है कि 1971 वॉर में एक सेकेंड लेफ्टिनेंट महेंद्र पाल सिंह चौधरी जो इस स्कूल में पूरी 6-7 ईयर्स एजुकेशन लेने के बाद जो फौज में ऑफिसर बन के गए, उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ लाइफ देश के लिए दिया है 1971 वॉर। उनकी जो स्कूल है वहाँ आके इस विजय का फ्लेम ले आना अपने आप में एक बड़ी बात है। और देयरफॉर आई थिंक आज रीवा में स्वर्णिम विजय वर्ष ज्योति का होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्नल एज वेल एज ओकेशन है हम सब के लिए। जैसे मैंने बताया आपको, 4 ज्योतियां हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने 16 दिसंबर 2020 में नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में उन्होंने जलाया था, और चारों दिशा में देश में ये ज्योतियां गई हुई हैं। ये उनमें से एक ज्योति है जो पहले इंदौर में था 10-12 दिन, उसके बाद जबलपुर में आया है। जबलपुर में जब आया है उसमें से एक दिन रीवा में आया है। जबलपुर से ये जाएगा अभी छत्तीसगढ़, रायपुर, और रायपुर में कुछ दिनों के बाद वो जाएगा उड़ीसा। इस तरीके से पूरी देश के हर कोने पे ये चारों जो ज्योतियां हैं जाएंगे, और इस साल 16 दिसंबर वो सब वापस दिल्ली जाएंगे नेशनल वॉर मेमोरियल में, जब हमारा 1 साल का पूरा जो ये समारोह है वो समाप्त होगा। ये हर शहर में ऐसे कर रहे हैं हम। जैसे जबलपुर में हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, जैसे कि 2 अक्टूबर को पूरा दिन हाई कोर्ट में था, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में था ये ज्योति। तो अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं, लेकिन जो सीमित समय जो ज्योति मध्य प्रदेश में है उसके अंदर ये तो नहीं पॉसिबल है कि हर शहर में हर जगह पर जा पाए। जहाँ तक हो सकता है हमने कवर किया है, बट डेफिनेटली रीवा में ऐसी कोई जगह हाँ जा सकता तो आज दोपहर को भी जा सकता है। नो, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए जब ये फ्लेम जाएगा और 1971 विक्ट्री के बारे में उनको बता दिया जाएगा, संदेश मेरे को देने की जरूरत नहीं, अपने आप पहुंच जाएगा उनके दिल में, है ना। देश का दिल मध्य प्रदेश से धड़कता है। यहाँ की आधी आबादी अपने विकास में पीछे रहे, ये सही नहीं होगा। इसलिए राज्य सरकार ने एक के बाद एक नवाचारों को शुरू कर रही है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे भी आ रही हैं। सरकार ने अब तय किया है कि वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर को आसान बनाने के उद्देश्य से तालाबों का जीर्णोद्धार कराएगी, जिसमें महिलाओं को समूह के माध्यम से रोजगार मिल सके और वो पैसा कमा सकें। आपको बता दें कि केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के अंतर्गत अब जल्द ही तालाबों एवं स्टाफ डैमों और चेक डैमों का जीर्णोद्धार महिलाओं द्वारा कराया जाएगा, जिसको लेकर रीवा जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े के द्वारा जिला पंचायत कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें परियोजना अधिकारी व कर्मचारियों को तालाब व स्टाफ डैम व चेक डैम का जीर्णोद्धार कराने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा समूहों को सशक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार मिले, वो मजबूत हों और पैसा कमा सकें। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग नवाचार किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है तालाबों का जीर्णोद्धार। इसके लिए जिले में बड़े बड़े तालाबों को चिन्हित किया गया है और अब उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके बाद ये तालाब स्थानीय समूहों को दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से महिलाएं मछली पालन या सिंघाड़े का उत्पादन कर अपने लिए रोजगार शुरू करेंगी, जिससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और इससे उनकी कमाई भी हो सके। जल्द ही तालाबों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जाएगा। हर जनपद में 30 से 50 तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य रखा गया है।
इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और जो महिलाएं बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल सके। आइए सुनते हैं इस संबंध में जिला सीओ रीवा स्वप्निल बानखेड़े से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये तालाबों को लेकर कुछ नवाचार किया जा रहा है, क्या नवाचार है? ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि समूहों को सशक्त करना है ताकि महिलाओं के पास राशि पहुँचे और वो आर्थिक दृष्टया सशक्त हो। इसके लिए अलग अलग नवाचार मध्य प्रदेश शासन द्वारा कराए जा रहे हैं। उसमें से एक है कि जो भी हमारे ज़िले में बड़े बड़े तालाब है उस तालाबों का जीर्णोद्धार करेंगे और उस तालाब को फिर उस ग्राम के जो समूह मछली पालन या सिंघाड़ा पालन करना चाहते हैं ऐसे समूहों को उसका आवंटित करेंगे और उसको फिर समूह उसके द्वारा रोजी रोटी कमा पाएंगे। ऐसा इकोनॉमिक मॉडल बनाया जा रहा है। अभी जीर्णोद्धार पे हम फोकस करेंगे, जैसे जीर्णोद्धार हो जाता है उसको समूहों को आवंटित करेंगे। सर, जो पहले से मछली पाल रहे हैं या तालाब उनके लिए क्या करें? जिनको पहले से मछली पा रहे हैं, जिनको पट्टे मिले हैं, उनको इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो पहले से कर रहे हैं। जहाँ कोई भी समूह को आवंटित नहीं किया गया वही हम तालाब इसमें लेंगे। जिले में कुल कितने तालाबों को चिन्हित किया जा रहा है, कितने समूह बनाने टारगेट कर? हमारे पास अभी हम प्रयास करें कि हर जनपद में कम से कम 30 से 50 तो हम तालाब कर लें। हमारा यही उद्देश्य है कि पानी अगर पूरे साल भर रहे तो ही वो मछली पालन का उनको फ़ायदा होगा। इसलिए ऐसे ऐसे तालाबों को हम चिन्हित कर रहे हैं कि जिसमें पानी पूरे साल तक रहे ताकि महिलाएं जो भी उसमें अपना एनर्जी लगाए उसका उन्हें आउटपुट मिलता रहे। कुछ तालाब ऐसे भी है जिसमें कंस्ट्रक्शन करके उसको दबाया जा रहा है, जैसे ग्रामीण अंचलों में थे कुछ तालाब। जी, जो ऐसे तालाब होते हैं जहाँ अतिक्रमण या इलीगल माइनिंग की समस्या आती है वहाँ हम तत्काल एसडीएम से बता के उसको रोकने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे तालाब ऐसे रोके गए हैं। और भविष्य में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है कि जो भी शासकीय ज़मीन पे गलत काम करता है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस द्वारा भाजपा भगाओ भारत बचाओ हुंकार रैली का आयोजन आज 5 अक्टूबर को स्थानीय पंधर पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी सहित पेट्रोल, डीजल, खाद्यान्न तेलों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के साथ ओबीसी को 27% और सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर भाजपा के खिलाफ हुंकार रैली का आयोजन किया गया तथा राष्ट्रपति के नाम से कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ये कार्यक्रम कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ राज तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा तथा पूर्व विधायक मऊगन सुखेन सिंह बन्ना सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी सहित आमजन उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद राजमणि पटेल द्वारा कहा गया कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। देश की सत्ता में बैठे लोगों द्वारा देश को तोड़ने वाली विचारधारा के साथ है, जबकि कांग्रेस पार्टी देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए कृत संकल्पित है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अजय सिंह कांग्रेस के बयान का बचाव करते हुए कहा कि विंध्य क्षेत्र से अगर अधिक सीटें मिलती तो कांग्रेस की सरकार नहीं गिरती। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का जब से देश की राजनीति में पदार्पण हुआ है तब से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है तथा जनहित की आवाज उठाने वाले संगठनों का सफाया करने का बीड़ा मोदी जी ने उठा रखा है, जिसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। प्रस्तुत है इस संबंध में कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल एवं पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये लड़ाई विचारधारा की है और वो विचारधारा इस देश में सत्ता पर बैठी है जो इस देश को बर्बाद करना चाहती है, बांटना चाहती, तोड़ना चाहती है, जो अंग्रेजों का साथ देती थी। भारत और हमारी भारतीय कांग्रेस जो है वो विचारधारा है जो देश को आज़ादी में कुर्बानी दिया, देश को बनाने में योगदान दिया। ये हम कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने लेके जनमत संघ आया है और ये संकल्प लेकर के आया है कि देश को तोड़ने वाली भाजपा को भगाओ और भारत को बचाओ। ये नारे के साथ आई जिसमें हमारे सब नेता लोग हैं और ये जनता इस भाजपा को भगाएगी, देश को बचाएगी, जनता को बचाएगी, प्रजातंत्र को बचाएगी। धन्यवाद। देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी जब से उनका पदार्पण देश की राजनीति में हुआ है, लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ जनहित की आवाज़ उठाने वाले वो सारे संगठनों का सफाया करने का बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठा दिया है। 10 महीने से किसान
दिल्ली की बॉर्डर पे जान जोखिम में डाल के लाखों की तादाद में बैठे 2,500 किसान मर चुके हैं आंदोलन में, पर नरेंद्र मोदी का एक शब्द भी किसानों के लिए नहीं निकल रहा। यदि हम विपक्ष में बैठे हैं कांग्रेस के लोग, यदि हत्या की जाती है साजिश पूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी में, योगी आदित्यनाथ की निगरानी में, यदि 6-6, 8-8 किसानों को कुचल के उन्हीं के सरकार का राज्य मंत्री का बेटा, गृह मंत्री का बेटा यदि मारता है, क्या विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कांग्रेस के नेता वहाँ जाए हैं? यदि हम जाते हैं तो हम पे राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। क्या मंदिर में घंटी बजाने बैठ जाएं या तुम्हें पूरे देश को सर्वनाश करने के लिए छोड़ दें? याद रखना नरेंद्र मोदी और मिस्टर योगी, इस देश का किसान, इस देश की जनता आने वाले 2023 और 24 में तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी। हम हमारे विपक्ष के धर्म का पालन करते रहेंगे। सीना खोल के गोली मारना गोली मार दो, लाठी चलाना लाठी चलाना। अरुण यादव ने कहा है कि पारिवारिक कारणों के कारण मैं चुनाव किसी और को भी टिकट दे दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरुण यादव लगातार सक्रिय है, वहाँ बैठकें कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? किसी और फेज पे जाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, असल में क्या है कि वहाँ से लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं अरुण यादव जी। पारिवारिक परिस्थितियाँ गवारा नहीं कर रही हैं कि वो इस समय चुनाव लड़े, लेकिन एक कांग्रेस के सिपाही का जो कर्तव्य है उस भूमिका का निर्वहन वो ईमानदारी से करना चाहते हैं कि मेरा चप्पा चप्पा देखा हुआ है इस लोकसभा का। मैं अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने कि मैं भले ना लड़ रहा हूँ, जो भी कांग्रेस प्रत्याशी दे मेहरबानी करके उसकी मदद करना, तो ये एक बड़े नेता का कर्तव्य है जो वो पूरा कर रहे हैं। कमलनाथ जी की उम्र को लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक है। वी.डी. शर्मा हो चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, बार बार ये कहते हैं कि सोशल मीडिया में बस एक्टिव है, उपचुनावों में बीजेपी सड़क पर है, काम कर रही है। नरोत्तम मिश्रा और वी.डी. शर्मा से पूछना चाहता हूँ मैं, तुम्हारे पिताजी कभी बीमार नहीं हुए क्या? तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आई? एक हौसले वाला मुख्यमंत्री जिसका दृष्टिकोण इस प्रदेश को आगे ले जाने वाला था, यदि वो कोरोना की महामारी जो कि तुम्हारी देन है नरेंद्र मोदी और शिवराज, यदि वो ग्रसित हो जाता है तो क्या उसे इलाज कराने का अधिकार नहीं है? क्या अपने कमरे में बैठ के या हॉस्पिटल में बैठ के वो तुम्हारी काली करतूतों के लिए ट्वीट भी नहीं कर सकता? फील्ड में आ गया, उन्होंने तो कहा और रेस लगा लो जिसे लगाना है। ये वी.डी. शर्मा पता नहीं कैसे इसको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, ये किसी जिले का अध्यक्ष बनने लायक भी नहीं। एक आध जनता नहीं, सीटें नहीं आई वो अलग। देखिए, मैं उनके प्रश्न का सही रूप आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि विंध्य से बड़ी उम्मीदें थी कि बहुत सारे विधायक हमारे जीत के आएंगे। विंध्य से बहुत कम मात्रा में विधायक जीत के आए। यदि यहाँ से अच्छी संख्या में जीत के आते तो ये बार्गेन करने वाले, जो बिकने वाले विधायक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे, उनके चमचे वो बिकते नहीं, क्योंकि अच्छी मात्रा में संख्या होने पे संख्या बल मजबूत हो तो सरकारों को चलने में बल मिलता है। मंजुल त्रिपाठी एक नौजवान, विंध्य में रिफॉर्म करना है, ये उन्होंने जबान दी थी। कार रैली में आप शामिल हुए हैं तो कैसे भाजपा को भगाएंगे आप? भाजपा कैसे भागेगी? भाजपा कैसे भागेगी? अब क्या भैया, लट्ठे लेके तो मारेंगे नहीं या लाठ ठूस से तो मारेंगे नहीं। ये जनता जो आई है ये सारा सुन रही है, मनन कर रही है कि किस तरह का भाजपा देश के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, बलात्कार हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं। ये सब सुन के गांव-गांव जाएंगे और यही अलग जगाएंगे। ऐसे भाजपा देखिए, कांग्रेस के साथ जनता भी है, कांग्रेस के साथ जनता भी है। थैंक यू। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की कितनी तैयारी है? 4 महीने से तैयारी चल रही है। माइक्रो लेवल तक हमारी कमेटी बन गई है, प्रभारी 4-4 बैठक में हैं। बीजेपी से बहुत आगे हम। रीवा जिले के मऊगंज में एक नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही 3 युवकों ने शौच के लिए निकली दिव्यांग युवती को पहले किडनैप किया,
फिर गांव की एक महिला के घर ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों पर मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है एवं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। प्रदेश में लगातार बेटियों के साथ रेप जैसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश के मुखिया लगातार इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को चेतावनियां दे रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह के अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला रीवा जिले के मऊगंज का है, जहां पर रात में एक नाबालिग दिव्यांग युवती के साथ 3 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे किशोरी घर से 100 मीटर की दूरी पर शौच के लिए गई थी, जहां पर गांव के ही 3 युवक पहुंचे और उसको बाइक में बिठाकर गांव में ही रहने वाली आरोपी ममता साकेत के घर ले गए, जहां रात भर उसको बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। शनिवार की सुबह जब युवती घर पहुंची तो उसने इशारों में अपनी आप बीती परिजनों को बताई। परिजनों ने मामले की जानकारी जुटाई तो पता चला गांव की ही महिला ममता साकेत ने किशोरी को 200 रुपए देकर किसी से कुछ न कहने के लिए दबाव बनाया था। परिजनों ने शनिवार की रात घटना की शिकायत मऊगंज थाने में की। पुलिस ने 3 आरोपियों सहित घटना में शामिल महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को पीड़िता का विशिष्ट चिकित्सकों की टीम द्वारा मेडिकल कराया गया। साथ ही मूक बधिर स्कूल से एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया, जिसने अपने स्तर पर किशोरी से बात कर उसका बयान लिया है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, ये करीब एक बच्ची थी जो मऊगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक गांव की। उस बच्ची को 1 तारीख को बच्ची चली गई थी कहीं घर से, और उसके बाद 2 तारीख को खुद वापस आई, और फिर उसने घर वालों से चर्चा की हुई तो रात को 2 तारीख को पुलिस में खबर की उन्होंने। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया, प्रकरण पंजीबद्ध किया, और उस बच्ची को, क्योंकि बच्ची बोल नहीं पा रही थी, तो एक अनुवादक रखा और फिर पुलिस ने सारी बातों को समझा, और उसके बाद पुलिस ने उसका विवेचना प्रारंभ किया। और उसके दौरान उन्होंने एक महिला को, जिसका नाम ममता साकेत है, उसको गिरफ्तार करके जेल ही भेज दिया है, और कुछ सस्पेक्टों से पूछताछ की जा रही है कौन लोग थे जिन्होंने उसके साथ घटना घटित की है। महिला ने भी अभी, जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने भी जानकारी अभी तक पूरी तरह से दी नहीं थी पुलिस को। फिर पुलिस की लगातार टीमें लगी हुई हैं पतासाजी करने के लिए आरोपियों की। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।